हमास ने इसराइल पे 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट छोड़े और जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। और इसके जवाब में इसराइल के पीएम बेंजामिन ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। आखिर हमास ने ऐसा किया क्यों? हमास और पैलेस्टीन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं? और आखिर ये हमास है क्या? हमास और इसराइल की इस लड़ाई से भारत को कैसे हो सकता है नुकसान? साथ ही साथ जर्मनी, इटली, भारत और भी सारे बड़े बड़े देश सिर्फ इसराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। You know anything about that? What can you report at this stage? इसराइल और फिलिस्तीन में दोबारा जंग छिड़ गई है। इसराइल में हमास के 5000 रॉकेट छोड़े जाने के बाद इसराइल ने इसका खात्मा करने की ठानी है। You know शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने सुबह 6:30 बजे सिर्फ 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट से हमला किया, लेकिन इसराइल की टाइट सिक्योरिटी की वजह से आधे रॉकेट तो आसमान में ही ब्लास्ट हो गए। फिर भी 250 से ज्यादा लोगों की जान गई और 1600 के करीब लोग घायल हुए। हालांकि हर 1-2 महीने छोड़कर इसराइल और हमास की लड़ाई होती रहती है, जो काफी छोटी छोटी होती है, बट ये बहुत ही बड़ा अटैक था और इसी के साथ इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। आखिर हमास ने ये अटैक किया क्यों, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये है इसराइल, जो एक अलग देश है, और ये है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जो पैलेस्टीन देश का पार्ट है, और ये है जेरूसलम। ये ही मेन मुद्दा है और इसी की वजह से 3 तरह के रिलीजन पिछले हजारों सालों से यहाँ पे लड़ रहे हैं। बट आखिर ये है क्या, इसको समझने के लिए हमें चलना होगा 1047 बीसी में। तब इसको किंगडम ऑफ इसराइल कहा जाता था और यहाँ के किंग थे सोलोमान। और जो जेरूसलम है वो तब किंगडम ऑफ इसराइल की कैपिटल थी। और इस जेरूसलम में तब के किंग सोलोमान ने ज्यूस का सबसे पहला टेंपल बनवाया, जिसका नाम रखा टेंपल माउंट। उसके बाद 586 बीसी में बेबीलोनियन आए और उन्होंने ये टेंपल तोड़ दिया। फिर पर्शियंस आए और उन्होंने इसको दोबारा बनवाया और इसका नाम रख दिया सेकंड टेंपल। फिर यहाँ पे रोमन एम्पायर आता है और इस टेंपल को दोबारा तोड़ देता है और यहाँ पे सिर्फ एक वॉल बचती है। उसके बाद ज्यूस लोगों को बहुत मारा जाता है, उन पे अत्याचार होता है और वो देश छोड़कर यूरोप भाग जाते हैं। बट उसमें से कुछ ज्यूस परिवार बच जाते हैं और उन्हीं में से किसी एक परिवार में जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का। धीरे धीरे जैसे ही जीसस बड़े होते हैं, उन्होंने जेरूसलम के एक एरिया में दूसरी आइडियोलॉजी के साथ क्रिश्चियनिटी की शुरुआत करी और ये बात ज्यूस लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटकाकर कील मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। फिर ईयर 3006 में रोमन के किंग बने कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और साथ ही साथ वहाँ के ज्यूस लोगों ने भी क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू करा। बट साथ ही साथ लोगों ने ज्यूस को मारना भी शुरू कर दिया और ज्यूस लोगों को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था। फिर वहाँ पे रहने वाले सारे ज्यूस लोग देश छोड़कर भाग गए और अधिकतर लोग यूरोप के एरिया में जाकर रहने लगे। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने जेरूसलम, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को मारा गया था, वहाँ पे चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्रा बनवाया। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जेरूसलम ज्यूस लोगों के लिए सेकंड टेंपल या फिर टेंपल माउंट की वजह से काफी इंपॉर्टेंट है और क्रिश्चियंस के लिए चर्च ऑफ द होली सेपुल्क्रा की वजह से। फिर यहाँ पे आए अरब आर्मीज ऑफ अरब और उन्होंने सेकंड टेंपल या फिर टेंपल माउंट की जगह पे डोम ऑफ द रॉक और अल-अक़सा मस्जिद बनवाई। ये जगह मुस्लिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मक्का और मदीना के बाद वो लोग जेरूसलम को ही सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानते हैं। मुस्लिम्स इस पूरी जगह को बोलते हैं हरम अल शरीफ। और हाँ, अल-अक़सा मस्जिद में नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है और इसीलिए यहाँ पे ज्यूज लोग नहीं आ सकते, लेकिन वो वेस्टर्न वॉल पे वर्शिप कर सकते हैं। तो जेरूसलम क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। फिर वर्ल्ड वॉर 1 लगभग 1914 के समय ब्रिटेन ने ज्यूज लोगों का इस्तेमाल करा। उन्हें कहा, हम तुम्हें तुम्हारा देश वापस दिलवाएंगे, बस तुम हमें वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करो। और ज्यूज ने ऐसा ही करा और 1918 में ब्रिटेन और उसके साथ वाले सारे देश वर्ल्ड वॉर 1 में जीत गए और इसका फायदा हुआ ज्यूज लोगों को। और ब्रिटेन ने पैलेस्टीन में ज्यूस लोगों को यूरोप से थोड़ा थोड़ा कर उस पैलेस्टीन वाली जगह पे क्रिश्चियंस, ज्यूस और अरब्स रहते थे। बट ओवरऑल मैक्सिमम परसेंटेज अरब लोगों की ही थी। धीरे धीरे ज्यूस लोग वहाँ पे आते गए, जमीन खरीदते गए और 1940 के करीब 20,000 के करीब ज्यूस लोग जो पैलेस्टीन में आके रहने लगे थे, अब वो आते आते इतने हो गए कि उनकी संख्या लाखों में हो गई, जो पैलेस्टीन और आसपास के अरब कंट्रीज को पसंद नहीं था। और इस चीज का वो फिर जर्मनी में हिटलर का बहुत ज्यादा राज बढ़ गया और जर्मनी के ज्यूस लोगों से लोग बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। हालांकि यूरोप के ज्यूस लोगों से भी इन्हें कहीं पे भी जाना अलाउड नहीं होता था और इन्हें मार भी दिया जाता था। फिर हुई वर्ल्ड वॉर 2, जो जर्मनी और उसके साथ वाले देश और ब्रिटेन और उसके साथ वाले देशों के बीच में हुई, जिसमें ज्यूस लोगों ने ब्रिटेन का सपोर्ट करा और हालांकि ब्रिटेन जीत भी गई, बट इसमें 15 से 20 लाख ज्यूस लोगों की जान गई। फिर अब सब लोगों में लड़ाई ना हो और सारे देशों की इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म कर पाए और सब एक दूसरे के साथ चल पाए, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई यूएन, और उसने ज्यूस के इस मैटर पे कि ज्यूस लोगों को उनका देश मिलेगा या नहीं ये फैसला किया। उन्होंने कमेटी बिठाई और ये फैसला किया कि उस एरिया में 1/3 पॉपुलेशन तो ज्यूस लोगों की है और 2/3 पॉपुलेशन अरब लोगों की है।
और उस हिसाब से ज्यूस लोगों के पास काफी कम लैंड है, इसलिए वहाँ पे एक देश ज्यूस लोगों के लिए बना देंगे जिसका नाम इजराइल होगा, एक देश अरब के लिए बना देंगे जिसका नाम पैलेस्टीन होगा, और जो जेरूशलम है वो यूएन के अंडर रहेगा, मतलब यूएन उसको कंट्रोल करेगी। इसमें सारे देशों की वोटिंग होती है एंड गेस व्हाट, सिर्फ 13 कंट्री ऐसी थी जो देश का बंटवारा नहीं चाहती थी, और उसमें से इंडिया एक लौता ऐसा देश था जो नॉन मुस्लिम था और उसने फिर भी अरब लोगों की साइड ली थी। बट मेजॉरिटी जीती और इजराइल और पैलेस्टीन बनाया गया, लेकिन इजराइल को जरूरत से ज्यादा एरिया दे दिया गया और फिर ब्रिटेन इस देश को छोड़कर अपने देश चला गया, और ब्रिटेन के जाते ही सारी आसपास की अरब कंट्रीज ने इस पर हमला कर दिया। बट पता नहीं कैसे इजराइल जीत गया और जितना उसको एरिया मिला था उससे ज्यादा उसने कैप्चर कर लिया। फिर थोड़े साल तो सब ठीक था, लेकिन फिर 1964 में अरब देशों ने मिलकर बनाई पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन PLO। इसने फिर इजराइल पे हमला किया और इजराइल ने इन्हें फिर से हरा दिया, और इजराइल ने इस बार पैलेस्टीन पे पूरा ही कब्जा कर लिया, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और जेरूशलम था। और फिर 1993 में इजराइल ने उन्हें वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वापस कर दिया और प्रॉपर पेपर साइन हुए। बट फिर भी इजराइल के लोग वहाँ आते जाते रहते थे और इजराइल की गवर्नमेंट वहाँ पे अपना कंट्रोल बनाए रखती थी, और वहाँ के लोगों का धीरे धीरे PLO से विश्वास हट रहा था। तो फिर पैलेस्टीन के कुछ लोगों ने 1987 में हमस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करती है। अमेरिका, जर्मनी, इटली, इन सब के हिसाब से ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने इजराइल पे बहुत साल हमले करे, प्लेन हाईजैक करे, वहाँ के सिविलियंस को मारा और बहुत ही खून खराबा करा। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने कभी कुछ नहीं किया, इजराइल ने भी बहुत बार खुद से हमले करे हैं और वहाँ के भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमस वाले ही इन पे अटैक करते हैं और इजराइल वाले उसके रिस्पॉन्स में अटैक करते हैं। बट इस बार ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमस ने इजराइल पे 5000 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च करके इजराइल को खुली चुनौती दी है। हमस के लोग पहले तो इजराइल के बॉर्डर पे आके बुलडोजर से उन्हें हटा देते हैं, उसके बाद वहाँ पे अंदर घुसे, वहाँ पे गोलियां बरसाई, सिविलियंस को मारा, और उसके बाद वहाँ के आसपास के घर को अपने कंट्रोल में ले लिया। लोगों को उठाकर ले गए, मिलिट्री वालों को टॉर्चर किया, औरतों को टॉर्चर किया, बच्चों को टॉर्चर किया, और वहाँ के आसपास के सारे घर बर्बाद हो गए। इन सब की वीडियोस इंटरनेट पे बहुत वायरल है और आप न्यूज चैनल्स पे जाकर देख सकते हो। और उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमस को बिल्कुल खत्म करने के लिए कह दिया है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 700 इजराइल में और 500 से ज्यादा गाजा स्ट्रिप में। 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में छुपने को कहा है। ये है मोहम्मद दैफ और ये हमास के मिलिट्री विंग का लीडर है, जिसने कहा है सारे पैलेस्टीन इजराइल के खिलाफ लड़े, और साथ ही साथ इसने इस अटैक को नाम दिया है अलग सा स्टॉर्म। इस बार हमस सिर्फ ये नहीं चाहता कि उसे जेरूशलम मिले, हमस चाहता है कि उसे जेरूशलम के साथ साथ पूरा का पूरा इजराइल ही मिल जाए। मतलब 1947 से पहले जो उनके पास था वो उन्हें पूरा चाहिए, और 5000 मिसाइल छोड़ के उन्होंने ये बता दिया है कि अब उसको लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी है। पहले तो इंडिया काफी न्यूट्रल रहता था, इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को सपोर्ट करता था, बट इन 5000 मिसाइल को लॉन्च करके हमस ने इंडिया को अपने खिलाफ कर लिया है, और इस बार इंडिया इस टेरर अटैक का विरोध कर रहा है और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इस बार हुई G20 की मीटिंग में भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने को कहा था, जो भारत से यूरोप तक जाने वाला था, और इससे देशों की ट्रेड और इकोनॉमी में काफी फर्क पड़ता। बट ये टनल इजराइल से होता हुआ जा रहा है, तो अगर ये वॉर चलती रही तो ये कॉरिडोर भी नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, कहां से आ रही है इनके पास 5000 मिसाइल, इतने बड़े बड़े फाइटर जेट और काफी गन्स वगैरह। वैसे तो इसके बारे में काफी चीजें कही गई हैं कि इसका सारा पैसा और सामान गलत कामों से आता है, बट मेनली इन्हें ईरान और सीरिया सपोर्ट करते हैं, तो सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। बट 5000 मिसाइल किसी देश पे बिना सोचे समझे फायर करना, वो चीज तो कहीं से भी एथिकल नहीं है। अगर इजराइल का मिलिट्री सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना होता और अगर इजराइल में आयरन डोम ना होता तो शायद इजराइल का नामो निशान ही मिट चुका होता। आयरन डोम वही है जिसने उन 5000 मिसाइल में से मैक्सिमम आसमान में ही ब्लास्ट कर दी थी। आप किसको सपोर्ट करते हो, इजराइल या पैलेस्टीन? कमेंट में बताओ। मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दिया कि हिस्ट्री में क्या हुआ, इस लड़ाई का मेन मोटिव क्या है, और इस लड़ाई में मेनली किसको क्यों और क्या चाहिए। अभी आपके ऊपर है, आपको इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन सही लगता है। ऐसी रिसर्च वीडियो अकेले बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दोगे। और अगर ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दो। हम फिर मिलेंगे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।